हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू रुद्रनॉमिक्स। तो आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी कि वीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025, जिसको हाल ही में सरकार द्वारा पारित किया गया। तो गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। द फॉलोइंग एक्ट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इज पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। जो भारत के राजपत्र में एक्ट को नोटिफाई जो है भी कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले एक बार जानते हैं कि हमारा आज का कवरेज जो है वो मुख्यतः किन बिंदुओं के पहलुओं के आसपास रहने वाला है। तो देखिए, ये 7 पहलू जो है हम कवर करेंगे आज के हमारे सेशन में। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं वीबी जी राम जी एक्ट 2025, जिसने जो आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था पिछला, इसके अब इसकी जगह ये नया वीबी जी राम जी एक्ट जो है वो लाया गया है सरकार के द्वारा। तो देखिए, एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पहलू रखे गए हैं इस नए एक्ट के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या रहेगा, किस तरह से लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है सीजीआरजीसी एसजीआरजीसी क्या है, ये बात करेंगे वीडियो के अंदर। साथ ही साथ नेशनल और स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमिटीज जो है पहले भी हुआ करती थी, अभी भी जो है इनको एक्ट का हिस्सा रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा प्रिंसिपल अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है, जिसके जिम्मेदारी रहेगी अपने जिले में इसको लागू करना। और ग्राम पंचायत, जो कि ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक बेसिक पिलर है इसका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सोशल ऑडिट का प्रावधान। क्योंकि ध्यान रखिए, जो पुराना एक्ट था मनरेगा जो था, उसमें सोशल ऑडिट जो है मैंडेटरी रखा गया था, सोशल ऑडिट का प्रावधान उसके अंदर भी था। तो ये वाला प्रावधान जो है यहाँ पे भी रखा गया है। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाले पहलू पे भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा आखिर तक इस वीडियो के। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो पहले यूपीए के द्वारा लाया गया था, जिसका अब ये सक्सेसर बन के आया है वीबी जी राम जी एक्ट 2025। इसको लाने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं भारत के, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे मेजरली जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है लोगों की, या कह सकते हैं आप जो इकोनॉमी वहां पे चलती है, वो ज्यादा ड्राइव होती है कृषि से, यानी एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर जो है वो एक सीजनल एक्टिविटी है, यानी साल के 365 दिन इसमें आपको रोजगार और आपका आजीविका जो है यहाँ मुहैया करानी मुश्किल हो जाती है। तो जो लोग यहाँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते थे, उनके लिए बाकी जो दिन है उन दिनों एम्प्लॉयमेंट और एक बेसिक वेज का प्रोविजन उनको मिल सके, एक वेज का प्रोविजन और काम का अधिकार आप कह सकते हैं, उसके लिए जो है मनरेगा को लाया गया था पिछली सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे इसी को कंटिन्यू किया गया है कि भाई गारंटीड रहेगा, और यहाँ पे प्रावधान जो है वो क्या ऐड किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव आपको इसी के इर्द गिर्द जो है घूमते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अलाइन करना रूरल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को विद द नेशनल विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047 के 2047 का जो विकसित भारत का विजन लेके चल रहे हैं, और इसमें 125 दिन, पहले मनरेगा के अंदर ये 100 दिन का गारंटीड रोजगार होता था, अब ये बढ़ा के कर दिया गया है 125 दिन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, इसमें देखिए अनस्किल्ड वर्क है और मैनुअल वर्क है, यानी इसमें आपको ऐसा आपको लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन या आपको एआई का काम या एक्सेल शीट ऐसा नहीं बनाना रहेगा। इसमें जो है जैसे खड्डा खोदना, आंगनबाड़ी का सेंटर बनाना, जो मैनुअल वर्क रहता है अनस्किल्ड, जिसके लिए कोई खास स्किल की आवश्यकता जो है वो नहीं रहती है, वो उस प्रकार के काम की गारंटी दी जाएगी 125 दिनों की। और मोर इफेक्टिवली एक्सपैंड किया जाएगा लाइवलीहुड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ग्रामीण इलाकों का। दूसरा, टू फोकस ऑन एम्पावरमेंट ग्रोथ कन्वर्जेंस एंड सैचुरेशन थ्रू पब्लिक वर्क्स एग्रीगेटिंग इनटू फॉर्मिंग विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। अब ये क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे 2 मिनट के बाद। पर मेजरली देखिए कि जो फोकस रखा गया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी जो है काम करवा लिया जाएगा। उसके लिए भी जो है यहाँ पे साफ तौर से एक्ट ने बात की है कि वाटर सिक्योरिटी थ्रू वाटर रिलेटेड वर्क्स, को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशल वर्क्स टू मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। देखिए, जैसे बहुत बारिश है, बहुत बाढ़ है, सूखा है, या और भी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा है, तो उससे लड़ने के लिए भी जो हमें
यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेशल वर्क्स की आवश्यकता है वो इसमें करवाए जाने के लिए एक्ट एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे ऑब्जेक्टिव्स में कि टू फैसिलिटेट एडिक्वेट फार्म लेबर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चरल सीजन। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको लेके मनरेगा में काफी दफा शिकायतें देखने को मिलती थी, तो इसके ऊपर आगे बात करेंगे कि क्या है ये और किस प्रकार से इसके लिए प्रावधान बनाया गया है। आखिरी टू मॉडर्नाइज गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिटीजन एंगेजमेंट, किसके थ्रू, एक डिजिटल इकोसिस्टम के थ्रू, यानी कि जो मैं आपसे बात कह रहा था अभी आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके इंटीग्रेशन की भी बात की गई है। जीपीएस बेस्ड जो है वर्क साइट मॉनिटरिंग, जैसे मान लीजिए कोई आंगनवाड़ी का सेंटर बना या कोई स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोई मान लीजिए कोई टॉयलेट बनाया गया या पीएम आवास योजना में कोई घर का कंस्ट्रक्शन किया गया, पीएमएवाई जो आपका ग्रामीण कंपोनेंट है उसका, तो उसकी जीपीएस लोकेशन डाल के भाई बताया भी जाएगा कि हाँ ये वाकई में यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करता है, ये कार्य जो है वो जमीनी स्तर पे हुआ भी है या सिर्फ कागजों में ही हुआ है और उसमें कोई घूसखोरी हुई है। साथ ही साथ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रियल टाइम प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लानिंग के लिए, ऑडिट्स के लिए एंड फ्रॉड रिस्क मिटिगेशन के लिए। तो लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे, आज का जो हमारा वीडियो हम कंक्लूड करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे बेसिक से शुरुआत करते हैं और कुछ पहलू, कुछ डेफिनेशंस भी देखते हैं जो इस एक्ट के लिए फॉर द पर्पसेस ऑफ जी राम जी एक्ट जो है एक्ट के अंदर परिभाषित की गई हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे अडल्ट कौन व्यक्ति माना जाएगा, जैसे आप जानते ही हैं कि जो 18 साल अपने उम्र के कंप्लीट कर चुका है। एप्लीकेंट का मतलब होगा कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड और एनी ऑफ इट्स अदर अडल्ट मेंबर्स हु हैज अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द जी राम जी स्कीम, जिसने अप्लाई किया है इसके अंतर्गत। देन ब्लॉक का मतलब ये होगा कि कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट एरिया एक जिले के अंदर कंप्राइजिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत का रोल जो है, पहले भी मैं कह रहा था, बहुत महत्वपूर्ण है इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर सेंट्रल और स्टेट काउंसिल्स हैं, सेंट्रल काउंसिल यानी सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल, CGRGC, जो इस एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत बनाई जाएगी। सिमिलरली स्टेट काउंसिल है, यानी कि स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल, सेक्शन 13 के अंतर्गत। ये दोनों जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में जो है एक्ट की आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में अपना अपना रोल प्ले करेंगी। चलिए अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात की जा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या कहा गया है कि अब ये देखिए ये तो जो कानून है इसको भारत सरकार ने पारित कर दिया पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट के असेंट भी मिल गए इसको, जो हमारे मैडम प्रेसिडेंट है उन्होंने असेंट भी दे दिया। अब ये कहा गया कि लागू करने के पश्चात आज से, मतलब ये जो जिस डेट से नोटिफाई किया गया है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है स्टेट्स जो हैं एक इसके लिए स्कीम जो है वो लेकर आएंगी अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस के अंदर, और सभी वर्क्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट किए जाएंगे विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो ये ग्राम पंचायत है इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान, या आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ये आइडेंटिफाई करके बताता है कि क्या हमारे एरिया में डेवलपमेंटल वर्क्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या किस तरीके से जो है यहाँ पे विकास के कार्य किए जा सकते हैं, और ये कोऑर्डिनेट करेगा ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से, जिसको फर्दर एग्रीगेट करने की बात की गई है विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के अंदर। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी बात समझिए, इसके अंदर एक सेंट्रल या आप कह सकते हैं नेशनल लेवल की प्लानिंग, नेशनल हमारे जो गोल्स हैं, राष्ट्र को हम किस आगे किस पथ पर जो है विकास के किस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ये प्लान जो है वो किया जाएगा। क्योंकि अब आप एक बात समझिए, गांव जो है वो एक बेसिक इकाई है राष्ट्र की। गांव है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और आपका सेंटर है, नेशनल लेवल है। तो वो नेशनल लेवल का प्लान जो है वो ये है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की यहाँ बात की गई है। अब देखिए जो ये स्टैक है इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि इसमें 4 थीमेटिक फोकस डोमेन्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये आपके यूपीएससी प्री के अलावा हम यहाँ पे मेंस के हिसाब से भी बात कर रहे हैं कि जो अगला साल 2026 का आपका यूपीएससी सीएससी का मेंस का एग्जाम होगा, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए पहला क्या रखा गया है, वाटर सिक्योरिटी थ्रू वाटर रिलेटेड वर्क्स, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क्स फॉर मिटिगेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो हमने बात की थी। ये 4 आपके फोकस डोमेन्स है। इन थीम्स के अंतर्गत जो है आप काम कर सकते हैं जी राम जी एक्ट के अंदर।
चलिए फिर देखिए इसके बाद आगे, हर एक हाउस होल्ड जिसके अडल्ट मेंबर्स हम देख के आए हैं डेफिनेशन, वो वॉलंटियर करना चाहते हैं अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए। देखिए ये वही सेम है, मनरेगा के अंदर भी यही प्रावधान था, बस 100 की जगह 125 दिन का गारंटीड रोजगार उनको दिया जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और क्योंकि ये देखिए जो ये वाला जी है ये ग्रामीण है, यानी कि वो ये अभी हम रूरल एरियाज की ही बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों की ही बात कर रहे हैं, शहरी इलाकों के लिए नहीं है ये एक्ट। फिर अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए किसी एडल्ट मेंबर ने किसी हाउस होल्ड के, उसने जो है रोजगार की मांग करी, लेकिन रोजगार मांगने के 15 दिन के भीतर उसको रोजगार नहीं मिला, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसे एक बेरोजगारी भत्ता, यानी जिसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो देगी, क्योंकि वो असक्षम रही है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि ये एक्ट है, एक्ट का मतलब ये हो गया कि स्टेट जो है यानी कि सरकार जो है वो इट इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इफ इट फेल्स टू इट हैज टू प्रोवाइड एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है। फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो शेयर करेगी कॉस्ट ऑफ वेजेस, मटेरियल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन द रेशोज, जो आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली स्टेट्स, हिली यूटीज या यूटीज विद लेजिस्लेचर, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, कैसे वो सारा रखा गया है। अच्छा, द स्टेट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड कंपनसेशन, ये जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पे निर्धारित की गई है। चलिए अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी स्कीम या किसी भी एक्ट को जब हम लागू करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू होता है कि भाई पैसा कैसे शेयर किया जाएगा, कौन जो है इसकी कॉस्ट को बियर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था कि केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा थी, अब इसको जो है एक सेंट्रल जो शेयरिंग है उसमें डिफरेंशिएशन किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक कैटेगरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ 90-10 का, यानी 90% जो है वो सेंटर बियर करेगा, 10% स्टेट या यूटी। फिर हिमालयन स्टेट्स एंड यूटी जो है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का आपका जो यूटी है, 90:10 का रेशो ही रहेगा, मतलब मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर जो है वो बियर कर रहा है इनके पहले और 2 नंबर वाले केसेस में। तीसरा जो बाकी स्टेट्स हैं इनके अलावा, उसमें जो रेशो रहेगा वो रहेगा 60:10, यानी भारत सरकार 60%, 40% जो है वो राज्य सरकार जो रहेगी उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। यही सेम रखा गया है यूटीज विद लेजिस्लेचर के लिए। एंड यूनियन टेरिटरी जिनका लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, उनके लिए कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बियर करेगी 100:0, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट खर्चा जो है वो केंद्र उठाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई फंड शेयरिंग पैटर्न की बात। ये आपके प्रीलिम्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए फिर देखिए फर्दर जो बात की गई है कि एक नॉर्मेटिव एलोकेशन। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक नया प्रावधान है, मनरेगा में इसके विपरीत बात होती थी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मेटिव एलोकेशन में आपको समझा देता हूँ यहाँ लिख के। देखिए ये थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं कि एक तरीके से टॉप डाउन अप्रोच की बात है यहाँ पे, कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केरला या तमिलनाडु की बात करते हैं, तो ये रिलेटिवली डेवलप्ड स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो गरीबों की संख्या है वो भी कम है, दे हैव लेस नंबर ऑफ पुअर, पर इनके पास जो पैसा जाता था मनरेगा का वो ज्यादा जाता था एज कंपेयर टू सम अदर स्टेट्स लाइक यू कैन से बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पे रिलेटिवली जो नंबर ऑफ पुअर है वो ज्यादा है, द नंबर ऑफ पुअर आर रिलेटिवली मोर हेयर। तो एक हमेशा से कह लीजिए कि शिकायत रहती थी इन राज्यों की जहाँ पे जो गरीब हैं वो ज्यादा हैं, कि हमारे पास जो है आवंटन या आप कह सकते हैं जो पैसा आता है वो स्कीम मनरेगा के तहत कम आता है। तो अब इसमें केंद्र ने क्या किया है जी राम जी एक्ट के अंदर, कि ये डिसाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार जो है तय करेगी कि किस राज्य के पास कितना पैसा जो है वो उसको दिया जाएगा। और इसको कहा जा रहा है ये नॉर्मेटिव, दैट दिस इज द नॉर्म। नॉर्मेटिव वर्ड कहां से आता है, नॉर्म से, यानी कि यहाँ आप समझ सकते हैं इसको कि दिस इज द नॉर्म और ये डिसाइड किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नॉर्मेटिव एलोकेशन उस तरह से वर्ड जो है बन के आ रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमिन स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, हर एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र जो है वो तय करेगा। और पैरामीटर्स इसके लिए प्रिस्क्राइब किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द रूल्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई भी एक्सपेंडिचर इसके अतिरिक्त करती है इस नॉर्मेटिव एलोकेशन के
एक्सेस में जाके यानी कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा करती है तो वो खर्चा केंद्र नहीं उठाएगा, वो खर्चा जो है राज्य सरकार को स्वयं ही उठाना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू बियर दैट एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए अब देखिए जो एग्रीकल्चर सीजन लेबर की हम बात कर रहे थे शुरुआत में इंट्रोडक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्रीवेंस कह लीजिए या एक बहुत इंपॉर्टेंट शिकायत कह लीजिए राज्यों की रहती थी कि जब एग्रीकल्चर बुआई कटाई का सीजन होता है, जब फसल बोई जा रही है या हार्वेस्ट की जा रही है, कटाई हो रही है उसकी, तो उस वक्त लेबर नहीं मिलते थे। कि लेबर जो है उनको लगता था कि नहीं ठीक है, हम जो है मनरेगा के तहत जो है वहां पे दिहाड़ी अपनी ले लेंगे, वहां पे काम कर लेंगे। तो उसके लिए एक्ट ने क्या किया है, एक प्रावधान डाल दिया है फैसिलिटेट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एग्रीकल्चरल लेबर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चरल सीजन, जो कृषि के पीक सीजन का समय होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी यहाँ पे डाली गई है कि राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ये अनाउंस करे इन एडवांस ऑफ up to 60 days for every financial year which works under the scheme will not be undertaken। ठीक है, और ये कब होगा, पीक एग्रीकल्चरल सीजन के लिए इंक्लूडिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, कि जब बुआई हो रही है या कटाई हो रही है फसल की, उस दौरान जो है जीराम जी एक्ट के तहत जो है काम मुहैया नहीं करवाया जाएगा, ताकि वो लेबर जो है वो वहां पे जाके ये एग्रीकल्चर जो उनकी फील्ड में रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सके। चलिए अब देखिए बात आती है मॉनिटरिंग की, कि स्कीम के अंतर्गत मॉनिटरिंग का जो जिम्मा है उसके लिए क्या किया गया है। तो देखिए जो है हम बात कर रहे थे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, CGRGC सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल, ये पहले भी थी इसको साथ ही कंटिन्यू किया गया है, जिसमें चेयरपर्सन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे केंद्र के और राज्य दोनों के, साथ ही साथ PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेवल से, PRI से भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा। बट इसमें मैक्सिमम जो है 15 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही हो सकते हैं इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अच्छा, PRI क्यों, क्योंकि देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है, आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है रूरल एरियाज में, है ना, जो आपके ग्रामीण इलाके हैं उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो इनका इसलिए यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, बाकी साथ में मेंबर सेक्रेटरी होंगे, कि ध्यान रख लीजिएगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ JS जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये केंद्र की बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा इसके अंदर फंक्शंस, ड्यूटीज, एडवाइजरी रोल एक्सेट्रा, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एक्ट के तहत जो है इनसे करवाई जाएगी, वो इसकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा इसके आगे देखिए पैरेलल जो बात हो रही है वो है आपकी स्टेट लेवल पे, स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल। अब ये उसी के पैरेलल एक बॉडी है, चेयरपर्सन होंगे, ऑफिशियल्स होंगे जो कि निर्धारित किए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा, 15 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अगेन PRI से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, साथ ही साथ कैसे फंक्शन रहेंगे, एडवाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल द मैटर्स कंसर्निंग द स्कीम एंड द इम्प्लीमेंटेशन इन द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, फिर रिव्यू करना, मॉनिटर करना, रिड्रेसल मैकेनिज्म्स टाइम टू टाइम, रिकमेंडिंग इंप्रूवमेंट अमंग अदर थिंग्स। तो ये सारा स्टेट लेवल पे SGRGC का काम रहेगा। फिर देखिए फर्दर जो है इसके अंदर नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटीज भी हैं, जिसके अंदर सीनियर ऑफिशियल्स होंगे केंद्र सरकार के, जो ये नेशनल लेवल की है, एंड एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी मेंबर्स भी होंगे। सिमिलरली स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी है, ये प्रिसाइड की जाएगी बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो एक जनरली IS रैंक के अधिकारी होते हैं, जो कि टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट कहे जाते हैं एक स्टेट के अंदर, और बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिसको नामांकित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, एंड अदर मेंबर्स। ठीक है, ये करेंगे क्या, ऑपरेशनल गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, ये काम स्टेट लेवल पे इसका रहेगा। चलिए अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये रोल, कि एक पर्टिकुलर जिले के अंदर, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर के नोडल ऑफिसर या मेन जो अधिकारी रहेगा वो कौन रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी रहेगी, तो वो रहेंगे आपके, जिसको हम कहते हैं DC या फिर DM। ठीक है, सो दैट इज, एक्ट कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पहले भी खैर यही था बट इसको कंटिन्यू किया गया, और एनी अदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक एज द स्टेट में डिसाइड शैल बी डेजिग्नेटेड एज द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो इम्प्लीमेंट करने की जिसकी जिम्मेदारी होगी अपने जिले के अंदर। अच्छा, इनके ये तो देखिए ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, है ना, इसके नीचे फिर जो है एक ब्लॉक लेवल पे भी BDO का जिक्र किया गया है, कि जो पंचायत का लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है,
स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक अधिकारी को, एक पर्सन को, हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ बीडीओ, है ना, ये आपने सुना होगा कि बीडीओ नाम से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, may be determined by state government as program officer at the पंचायत at intermediate level। तो जिले के लेवल पे तो हो गए डीसी साहब और या डीसी साहिबा, और उसके नीचे हो गए हमारे ये बीडीओ। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका ये। अब देखिए, सोशल ऑडिट जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू है इसका, जो वर्क्स किए जाएंगे ग्राम सभा के। सोशल ऑडिट में देखिए क्या कहा जा रहा है कि ग्राम सभा जो है उसी के सुपुर्द किया गया है, शैल मॉनिटर एंड रिव्यू एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क्स जो उसके अंदर किए जा रहे हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली शैल कंडक्ट रेगुलर सोशल ऑडिट्स, ठीक है, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ सभी रिकॉर्ड, देखिए ये इस पे ध्यान दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो सारे रिकॉर्ड हैं ग्राम पंचायत शैल मेक अवेलेबल टू द ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा में सभी जो उस गांव के, उस पंचायत के सभी निवासी होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं, उन सभी को सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट, वो जो है मुहैया करवाए जाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ जो है ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का रोल नहीं है, इसमें और जो बाकी आप कह सकते हैं कि जो नागरिक है, वहां के जो सिटीजन्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही एक मतलब होता है सोशल ऑडिट का, है ना। तो उसको, वो ऑडिट की एक्सरसाइज कैरी आउट करने के लिए इनके पास जो है ये रिकॉर्ड होने भी जरूरी है। तो वो सारे मुहैया कराए जाएंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, डिजिटल रिकॉर्ड्स हो, जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स हो, ये सारे कनेक्टेड बुक्स जो हैं वो वहाँ उनको अवेलेबल करवाए जाने की जिम्मेदारी जो है ग्राम सभा के ऊपर डाली गई है, एक्ट के तहत ही है। ठीक है, चलिए, आखिरी पहलू आता है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक बात देखिए कि जो आपके जो जी राम जी के कार्ड्स बनेंगे, यानी कि मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है, वो अप्लाई कर रहा है इस एक्ट के तहत, रोजगार मांग रहा है, तो इसमें क्या किया गया है, कुछ कैटेगरीज, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग जन हैं, यानी कि जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स या स्पेशल एबिलिटीज हैं, या कुछ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वाले लोग हैं, या विडोड वुमेन हैं, ठीक है, तो इनके लिए क्या किया गया है, जो इनका कार्ड बनेगा जी राम जी के तहत, जब ये रोजगार की मांग करेंगे, तो इनका एक डिफरेंट कलर का कार्ड जो है वो बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है। इट विल बी ऑफ अ डिफरेंट कलर। कुछ हो सकता है इसमें उनको प्रायोरिटी वगैरह दी जाए इन दी एलोकेशन ऑफ वर्क, बाकियों का जो है वो एक नॉर्मल कार्ड बनेगा। ये एक अलग प्रावधान जो है इसमें रखा गया है इसके अंदर। चलिए, ये तो हो गई बात इसकी। अब देखिए, जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, तो ट्रांसपेरेंसी वाले इसके अंदर क्या किया गया है कि एक तो इन 3-4 पहलुओं पे ध्यान दीजिए कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, एंड आपका वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर सिस्टम्स के। एक तो जो है आपका बायोमेट्रिक के साथ सीड किया जाएगा, साथ ही साथ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा था कि एक लेट्स सपोज स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक, अगर मान लीजिए टॉयलेट बनवाया गया, या अगर मान लीजिए कोई लेट्स सपोज के आंगनवाड़ी का सेंटर बनाया गया, तो एक तो उसकी जो फोटोग्राफ्स होंगी वो जियो टैग्ड होंगी कि हाँ ये भाई यहाँ इस समय पर ये इस लोकेशन पर फोटो ली गई थी, और साथ में उसका जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो आप क्या करेंगे, उसको वहां पे टैग कर देंगे, ताकि कोई भी वहां पहुंच सकता है, देख सकता है ऑन ग्राउंड जो है कि फिजिकल वेरिफिकेशन की जा सकती है कि भाई ये सेंटर यहाँ पे, या ये जो काम है यहाँ पे जमीनी स्तर पे जो है वो हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे 7 पहलू जो हमने डिस्कस किए हैं, एंडिंग विद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और चलिए, बस आज का तो सेशन यही समाप्त करते हैं इसके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने और मित्रों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी या अदर स्टेट सर्विसेज के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।